Hello and welcome back to my channel कोर्ट से। अरुणा शानबाग नाम तो सुना ही होगा। अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पिंकी वीरानी जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अरुणा शानबाग के लिए फाइल किया था। तब उस वक्त जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एथुनिसिया को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया। फर्स्ट टाइम इन इंडिया एथुनिसिया को रिकॉग्नाइज किया। उसके गाइडलाइंस और डायरेक्शंस पास किए। वो एक फेमस कोट से शुरुआत करते हैं, मरते हैं आरजू में, मरने की मौत आती है पर नहीं आती। ये मिर्ज़ा गालिब की शायरी है और ये पहला वाक़या था जिसमें जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सुप्रीम कोर्ट में इस दायर याचिका के स्वरूप में पैसिव एथुनेसिया को लेजिटिमाइज किया था, मतलब उसको परमिट किया था और उसके गाइडलाइंस इशू किए थे कि किस तरह से पैसिव एथुनेसिया होना चाहिए। ये बेसिक प्रीमाइस जो है एथुनेसिया, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जाए तो एथुनेसिया का मतलब ये होता है कि आप एक जो पेशेंट है या कोई व्यक्ति है, वो इतना सफ़र कर चुका है या कर रहा है कि उसके फर्दर जीवित रहने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा पेनफुल होगा बजाय के उसके मरने से। मतलब मोटा मोटी ये बात करूँ कि एथुनेसिया या पैसिव एथुनेसिया को लीगलाइज या परमिट करना वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक व्यक्ति जो एक कंटिन्यूअस ऐसे वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है या वो ऐसे कंडीशन में, मेडिकल कंडीशन में है, इतने पेनफुल मेडिकल कंडीशन में है कि जिसके जीवित रहने से उसको ज़्यादा तकलीफ हो रही है बजाय कि उसके मरने से। तो ऐसे स्थिति में पैसिव एथुनेसिया या एथुनेसिया प्रैक्टिस के दौरान उसे वो मरने की इजाज़त जो है वो की जा सकती है या उस पर एप्लीकेबल किया जा सकता है। ये एथुनेसिया का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है, जिसे अरुणा शानबाग के बारे में सभी को मालूम होगा जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है या जिनको थोड़ी जानकारी वो पब्लिक अवेयरनेस से रखते हैं। अरुणा शानबाग एक केईएम में नर्स थी जिसके साथ में एक हॉरिबल इंसिडेंस हुआ था। उसके साथ में अननेचुरल सेक्स हुआ था, फिर उसके वजह से जिसको मतलब एक साइकिल की चैन से उसके गले को बांधा था, खींचा था, जिसकी वजह से उसका ब्रेकडाउन हुआ था नर्व्स का, और वो कई सालों से केईएम के अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जो क्योंकि केईएम की नर्स थी तो उसके लिए केईएम ने सारी जिम्मेदारी ली थी उसकी पूरी देखभाल करने के लिए। तो उसी उसका और कोई पारिवारिक और कोई सदस्य था नहीं अवेलेबल इमीडिएटली उसका टेक केयर करने के लिए या बाद में भी। तो इस लिहाज से केईएम हॉस्पिटल ने पूरी जिम्मेदारी ली थी क्योंकि उनकी वो नर्स थी। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के थ्रू वो उसकी जो दुर्दशा हुई थी और जो कंटिन्यूस वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में थी उसी केईएम हॉस्पिटल के एक बेड में। तो उस लिहाज से ये याचिका पिंकी वीरानी की एक किताब भी है अरुणा शानबाग के ऊपर। अगर आपको पढ़नी है तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। और बहरहाल ये माजरा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2011 के आसपास 7 मार्च 2011 पे इसकी सुनवाई हुई और एक पैसिव एथुनेसिया
किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स लेने चाहिए, क्या क्या सेफगार्ड लेने चाहिए, वो इस जजमेंट के थ्रू परमिट किया गया। तो ये रहा हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट, या हिंदुस्तान के लिहाज से ये जो लीगल एस्पेक्ट है वो। अब आते हैं हम एक और मुल्क जो यहाँ पे आज की स्थिति में फ्रांस है। हाल ही में 27 मार्च को फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एम्मेनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेशन अलाउिंग असिस्टेड डाइंग। ये बिल उन्होंने वहाँ पे प्लेस किया है पार्लियामेंट में पास करने के लिए। हालांकि इस बिल के खिलाफ अपोजिशन है, कई क्वार्टर से है, मेडिकल प्रोफेशनल से है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स ऑब्वियसली करेंगे, और कैथलिक चर्च इनके बिहाफ पे इसके ऊपर कई मतलब अपोजिशंस हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन का जो कॉन्सेप्ट है इस बिल का, जो उन्होंने इसके बारे में कहा है, वो मैं कोट करूँगा। President Macron outlined the key components of the bill, emphasizing a three-part structure. The first part focuses on supportive care, the second part on the right of the patient and the caregivers, and the third part on assisted dying. The third aspect, however, comes with a stringent condition to ensure ethical and responsible implementation. Assistance in dying under the proposed bill is restricted to an individual meeting specific criteria: legal age, full discernment, and suffering from an incurable illness with a short of medium term prognosis. The bill explicitly excludes those neurodegenerative diseases like Alzheimer's and individuals lacking the capacity of complete discernment. A panel of doctors will assess eligibility within 15 days, allowing patient to appeal unfavorable decision. If approved, conscious patient can self-administer lethal medication, with those unable to do so may involve third party including relatives, caregivers, doctors or nurses to carry out the procedure. In addition to the assisted dying provision, the bill introduces a 10-year strategy for palliative care and pain support. With an annual spending of 1.6 billion euros on palliative care, the bill pledges an additional 1 billion euros over the next 10 decades. तो ये बिल को काफ़ी पॉजिटिव वे आउट में लिया जा रहा है प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से। उनके हिसाब से ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स है to bring a true revolution in humanity and fraternity in the country of France. तो उनके हिसाब से ये बिल जो है इसमें 3 स्टेप्स होंगे। जो होगा एक पहला स्टेप होगा जो फोकस करेगा सपोर्ट केयर के ऊपर। दूसरा स्टेप होगा वो राइट, पेशेंट का जो राइट है और जो केयर गिवर्स है जो उनके आसपास जो केयर करेंगे पेशेंट के, उनके ऊपर। और थर्ड पार्ट जो होगा वो असिस्टिंग इन डाइंग। तो ये पूरा प्रावधान है, और इसमें पैनल ऑफ डॉक्टर्स होंगे जो एक एलिजिबिलिटी जो एसेस करेंगे एलिजिबिलिटी 15 दिन के अंदर। और अगर किसी पेशेंट को इसके अगेंस्ट में अनफेवरेबल डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करना है तो वो भी प्रावधान है। और अगर सारी चीज़ें सही तरह से अप्रूव हुई तो उसके बाद में जो पेशेंट है वो या तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है लीथल मेडिकेशन के थ्रू, अपने आप पे उस मेडिकेशन को यूज़ करके अपना क्या कहते हैं सेल्फ असिस्टेड डाइंग प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकता है। और या तो फिर वो किसी थर्ड पार्टी यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, यानी जो केयर कर रहे हैं पेशेंट को, डॉक्टर्स और नर्स, वो इस प्रोसीजर को कैरी आउट करके ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है बिल है अभी ये पास हुआ नहीं है। मैक्रोन ने इंटरव्यू में ये एम्फसाइज किया है कि जो उनके शब्दों में मैं वो अगर रिपीट करूं तो वो ये है कि द बिल डज नॉट लीगलाइज एथनेसिया और असिस्टेड सुसाइड, इंस्टेड
It offers a regulated option for individual facing imminent death, presenting it as a human response to end of life challenges. The legislation, according to Macron, doesn't create a universal right but rather facilitate assistance in dying under specific circumstances. It distinguishes itself from euthanasia and assisted suicide, using the term assisted dying to underscore the importance of the patient's consent, medical involvement and precise criteria. यानी कि उनका कहना है कि ये कोई राइट क्रिएट नहीं करता, राइट टू डाई का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं करता, रादर ये फैसिलिटेट करता है, असिस्ट करता है मरने के लिए, वो भी स्पेसिफिक कंडीशन में, जब वो पेशेंट जो उस मुकाम पे पहुंच गया है जहाँ पे उसकी सोच के हिसाब से वो मतलब यूँ कहा जाए कि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसका जीवित रहना ज़्यादा पेनफुल होगा उसके मरने से। तो ऐसे सिचुएशन में वो इस तरह का असिस्टेड डाइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूटिलाइज कर सकता है। और स्पेसिफिक वर्ड जो यूज़ किया है असिस्टेड डाइंग, ये बहुत ही अंडरस्कोर करते हुए मैक्रॉन ने इसे एम्फेसाइज किया कि ये दिस इज़ नॉट एन असिस्टेंट टू सुसाइड, इट इज़ एन असिस्टेंस टू डाई एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेशेंट्स कंसेंट, मतलब इसमें पेशेंट का कंसेंट रहेगा, मेडिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगी और एक क्राइटेरिया, सेट क्राइटेरिया के थ्रू ये होगा। जब कभी इस तरह का वाक़या होगा जहाँ पे किसी पेशेंट को ये लगे कि उसका जीवित रहने में जो पेन है, ज़िंदगी जीने का जो पेन है वो मौत से कहीं ज़्यादा है और वो फ्यूचर चैलेंजेस किसी भी एबनॉर्मल मेडिकल इशू की वजह से नहीं कैरी ऑन कर सकता, तो असिस्टेड डाइंग कॉन्सेप्ट के अंदर वो उसकी डेथ हो सकती है। तो और ऐसा कहते हुए मैक्रॉन का ये डिस्टिंक्शन है कि ये एथुनेसिया नहीं है, हालांकि अगर मैं कहूँ कि ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एथुनेसिया ही है और या पैसिव एथुनेसिया इसको कहा जा सकता है। तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क स्टेप है अगर ये बिल पारित होता है, हालांकि इस पर कई सारे अपोजिशन है और सबसे बड़ा अपोजिशन तो वहाँ पे जो है NGOs है, एक्टिविस्ट है और मेडिकल प्रोफेशनल्स है, पॉलिटिकल एडवर्सरीज जो अपोनेंट होते हैं उनका काम ही होता है अपोज करना। लेकिन कैथोलिक चर्च ये काफ़ी अपोज कर रही है। अब देखना होगा कि इसे किस तरह से लिया जाता है पार्लियामेंट में और क्या है पार्लियामेंट फ्रांस की इसे पास कर पाएगी। हालांकि जो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल एटल, उन्होंने इसे सपोर्ट किया है और उनके हिसाब से अगर मैं उनको कोट करूं, एवरीवन मस्ट हैव अ राइट टू डाई विथ डिग्निटी। तो ये हर एक को ये अधिकार है कि वो एक डिग्निटी के तहत वो अपने जीवन का अंत करे, क्योंकि किसी भी जीवन का अंत अगर डिग्निटी और अनपेनफुल हो तो वो ज़्यादा बेटर है और ये उनका राइट है। अनडिग्निफाइड डेथ और हीनियस पेनफुल डेथ इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड अप्रोच एंड सर्टनली शुड बी अवॉइडेड। ये पीछे का उनका सोच है। तो इस लिहाज से ये अपने आप में स्टेप फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, वो डेफिनेटली जब बिल पार्लियामेंट में डिबेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स के ऊपर डिबेट होगा और मेरे हिसाब से उसके ऊपर जो भी वाजिब सॉल्यूशन या गाइडलाइंस होंगे वो उसे रखा जाएगा, उससे उसी के हिसाब से ये फ्रेम होगा। और बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में पैसिव एथुनेसिया को लीगलाइज करने का या एक्सेप्ट करने का जो फर्स्ट जजमेंट है, अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट है, वो अरुणा शानबाग के केस में जस्टिस मार्कंडे काटजू का था और ये 2001 का है। और फ्रांस ने 2024 में इस तरह इस पैरामीटर के ऊपर इस तरह का बिल जो है वो पेश किया है। तो ये अपने आप में एक
बहुत ही उल्लेखनीय स्टेप है फ्रांस की तरफ से भी, हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये चीज़ को अलाउ किया हुआ है। तो जैसे मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली फ्रांस के मद्देनज़र ये बिल के मद्देनज़र से, तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं इस विषय पे कोई जानकारी शेयर करूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आशा करता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही अलग अलग कानूनी मसलों को लेकर मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। और जाने से पहले मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से, उसके लिए माफ़ी। तो ये जो कल की भरपाई है वो मैं आने वाले दिनों में बिल्कुल करूँगा। और आपसे इस शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और फिर अलग कंटेंट के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया।